आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया आज की बड़ी खबर का। क्या परिवारवाद है तभी तक अखिलेश यादव का समाजवाद है? यूपी चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव के परिवारवाद वाले बयान पर घमासान शुरू हो गया है। अखिलेश यादव का यह कहना है कि उनके परिवार के लोग सांसद हैं और इसीलिए उनकी पार्टी नहीं टूटी। उनकी पार्टी में मुस्लिम सांसद हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी में दरार नहीं पड़ सकी। अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया कि उनको सबसे ज्यादा भरोसा अपने परिवार पर है। समाजवादी पार्टी में 5 यादव सांसद हैं। 5 यादव सांसद यादव परिवार से आते हैं। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, आदित्य यादव, अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव सांसद हैं। समाजवादी पार्टी में 3 मुस्लिम सांसद हैं। 6 महीने बाद यूपी में चुनाव है। क्या यूपी चुनाव में भी अखिलेश यादव परिवारवाद को महत्व देंगे? 27 में भी अखिलेश अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे? ये सवाल अब बीजेपी पूछ रही है। अखिलेश यादव के परिवारवाद का जवाब देने खुद योगी आदित्यनाथ आए। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के परिवारवाद की वजह से यूपी पिछड़ रहा था। योगी ने दावा किया है कि 27 में जनता सपा को साफ कर देगी। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए ही। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था। गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। और इसी पर चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद विजय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन पुनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भदौरिया जी, अब तो क्लियर कर दिया अखिलेश यादव ने कि परिवारवाद ही सबसे ऊपर है। अब पीडीएम में पी से परिवारवाद भी हो गया, तो अब तो बाकी जो कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं उनका तो पत्ता ही कट गया। देखिए, बिल्कुल पी से परिवार तो अच्छी चीज है ना, परिवार तो होना भी चाहिए। हम सब आपका परिवार है और परिवार के लिए तो पूरी दुनिया जीती है। परिवार होना कितनी फख्र की बात होती है, ये तो जिनके परिवार है वो समझ पाएंगे, जिनके नहीं है उनकी बात तो मैं करना ही नहीं चाहता। और दूसरी बात, पी से पंडित भी है, पी से पीड़ित भी है, यही तो हमारा परिवार है ना। और पी से पिछड़ा भी है, डी से दलित भी है, वो भी मेरा परिवार है। अब बताओ किसने आवाज उठाई? मोहित जाटव को जिस तरह से पीटा गया मेरठ में, एसएसपी ने अपने बुला के मोहित जाटव और दिग्विजय भाटी को, तो मेरा परिवार था, तभी तो उसकी आंख में, उन लोग की आंख में चोट लगी, हमने आवाज उठाई। अगर हम उनको अपना दलित को परिवार नहीं मानते तो आप आवाज क्यों उठाते? तो अपना परिवार मान नहीं रहे तो बुला के पीट रहे हैं। सोचो, आप बुला के आप थाने में पीट रहे हैं, उसकी आंखें सूजा दे रहे हैं, ये तो इनका सोच है। और आपने बोला हम तो आपकी बात करते हैं, आधी आबादी है, अगड़े पिछड़े भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, यही तो हमारे परिवार है ना। और जो भी पीड़ित है वो समाजवादी परिवार है। तो हमारे पास समाजवादी परिवार मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी की तरह इंपोर्टेड नहीं है। हम इंपोर्ट करके नहीं लाए हैं, ये सब कांग्रेस इंपोर्ट करके ले गए हैं, कहीं दूसरी शिवसेना से इंपोर्ट करके ले गए, कहीं टीएमसी से इंपोर्ट करके ले गए, कहीं दूसरे दलों से इंपोर्ट। ये इंपोर्टेड पार्टी है ना, ये इंपोर्ट करती है। इनका अपना तो कुछ है नहीं, इनके अपने तो कोई नेता भी नहीं बचे, अब तो सब इंपोर्टेड है। माने बीजेपी विपक्ष युक्त है, बीजेपी का अपना तो कोई है नहीं। बीजेपी में जितने लोग हैं, देखिए राकेश त्रिपाठी जी कितने दिन से कितना अच्छा यहाँ पे देखिए वो अपना फूल भी लगाए हैं बीजेपी वाला, है ना। लेकिन अब इनको मिलता क्या है? क्योंकि ये चूंकि बीजेपी के मूलतः बीजेपी के है ना, इसलिए इनको मिलता नहीं। अगर इंपोर्ट होके आते तो अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता होते। अब नहीं बने ना बनाया गया, ना बनाएंगे। यहाँ इंपोर्टेड लोगों की पूछ है। समाजवादी पार्टी में जो हमारा समाजवादी है, जो हमारा परिवार है, उसकी पूछ है। हमारा जो समाजवादी परिवार होता है उसकी हमारी पूछ है। बिल्कुल सुना है, उसी पे बोल रहा हूं मैं। उन्होंने कहा था एक ही पार्टी के एक ही परिवार के 5 सांसद हैं, इसीलिए पार्टी नहीं टूटी। अरे एक ही परिवार के उन्होंने अल्पसंख्यक भी बोला, उन्होंने दूसरे नाम भी लिया। यही तो बात है, परिवार होना क्या गुनाह है? मैं यही तो आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, परिवार होना कोई गुनाह है तो आप बता दीजिए। एक बात, दूसरी बात, लगे यहाँ सतीश महाना जी का ही बता दीजिए ना। आप बताइए, 2 लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्या वो जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, क्या वो राष्ट्रद्रोह में आता है या नहीं आता है? ये बताएं, क्लियर करें।
जनता देखना चाहती है। पहले दूसरों का तो बहुत देखते हैं, अपना बताएं। सतीश महाना जी, हम तो उनका बहुत सम्मान करते हैं, भैया विधानसभा के अध्यक्ष हैं, क्यों हम तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपमानित शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, न किया न करेंगे, ये हमारी आदत है। लेकिन हम इनसे पूछ रहे हैं, आज ये जवाब देके जाएं आपके डिबेट में, राष्ट्र प्रथम है कि नहीं है, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत प्रथम है कि नहीं है। अगर राष्ट्रगान बज रहा है, उसके बीच में अगर आप चले जाएंगे तो राष्ट्र का अपमान है कि नहीं है। और एक विधानसभा के अध्यक्ष का अगर इस तरह का आ रहा है तो इसका बोल के जाएं, ऐसा नहीं इधर उधर यहाँ होकर। अभी वो पत्रकार महोदय बैठे हैं जो बीजेपी का झंडा उठाए रहते हैं, कहने को पत्रकार हैं लेकिन झंडा बीजेपी को उठाएंगे, लेकिन सतीश महाना पे भी उनकी आवाज नहीं निकलेगी। अभी चुप्पी साथ जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो सुना नहीं। और बड़ा ऐसा है, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। पूछे सतीश महाना जी वाला पूछिए, पहले राष्ट्र की बात हो जाए। मैं दोनों सवाल, ठीक है। राकेश जी, परिवारवाद को लेकर आप हमेशा घेरते आए, लेकिन अब तो उन्होंने कह दिया कि परिवारवाद के फायदे हैं, पार्टी टूटी नहीं, पार्टी को तोड़ने के लिए कोशिशें की गई। इस बात को भी उन्होंने माना कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन पार्टी टूटी नहीं। और जो सवाल अनुराग भदौरिया ने पूछा उसका भी जवाब दीजिए। सतीश महाना जी, आप पूछ लीजिए ना, आप क्यों डर रही हैं? नाम मैं कोई डर नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि सतीश महाना वाले पे भी जवाब दीजिए। इतनी बेशर्मी। अरे अनुराग जी, ये सब नहीं, अभी शुरू हुआ है डिबेट, आप शुरू में ये सब लगे डरना, और ये सब डरना होता तो आपको भी नहीं बिठाती, उसको उनको भी नहीं बिठाती। ठीक है, आप दोनों का जवाब दीजिए। राकेश जी, देखिए, अनुराग भदौरिया को आपने पहले अवसर दे दिया, वो पहले बोले हैं और किसी ने उन्हें टोका नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अनुराग भदौरिया बहस की इस मर्यादा को बनाए रखेंगे। इतनी राजनीतिक बेशर्मी कहीं और दिखाई नहीं पड़ती है। सार्वजनिक तौर पर सीना ठोक करके मंच पर से स्वीकार कर रहे हैं कि परिवार के ही हमारे सांसद न होते तो पार्टी टूट जाती। देखिए, परिवारवाद के फायदे गिना रहे हैं। डॉक्टर लोहिया के को अपना आदर्श बताने वाली यह समाजवादी पार्टी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जो परिवार से सटेगा वो समाज से कटेगा। परिवारवाद की सार्वजनिक तौर पर सबने हमेशा आलोचना की है। जिन लोगों ने परिवारवाद को स्वीकार किया वो भी उसकी सार्वजनिक आलोचना करते जरूर रहे, सैद्धांतिक तौर पर उसको कम से कम कभी वाजिब और जायज ठहराने की कोशिश नहीं करते रहे। लेकिन किस तरह से बेशर्मी से अखिलेश यादव जी आकर के इसको सार्वजनिक मंच से बता रहे हैं कि परिवार के आधार पर चलते हैं। ये यानी समाजवादी पार्टी के भीतर बाकी नेता, बाकी कार्यकर्ता, बाकी प्रवक्ता ये केवल दरी बिछाए, नारा लगाए, ये झंडा उठाए केवल। अनुराग भदौरिया को भी ऐसी सीट से जानबूझ करके चुनाव लड़ने के लिए देते हैं जहां पर कभी 7 पुस्तों में कोई चुनाव नहीं जीत सकता। हिम्मत नहीं है कि कोई सैफई कुनबे का भी व्यक्ति वहां लड़ करके चुनाव जीत ले। वो जानते हैं कि लखनऊ की सीटें जीतना आसान नहीं है, मुश्किल काम है, इसीलिए जानबूझ करके ऐसी देते हैं। वो सीटें जहां पर इनके लिए जातीय अनुकूलताएं होती है, मजहबी समीकरण बनते हैं, वहां पर परिवार के लोगों को उतारते हैं सेफ सीट देख करके, और इस तरह की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है। आप युवराज हैं, आपने मुगलिया सल्तनत की तरह से, जैसे औरंगजेब ने शाहजहां को उतार करके गद्दी पर बैठ गए थे, वैसे मुलायम सिंह यादव जी के जीवित रहते हुए उनकी पार्टी को अध्यक्ष पद से उनको हटा करके पार्टी पर कब्जा कर लिया था। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो लोग ध्यान देंगे कि कैसे नेताजी मुलायम सिंह यादव निर्वाचन आयोग के सामने गुहार लगाने गए थे कि मेरी समाजवादी पार्टी मुझको वापस कर दो। अखिलेश यादव ने कब्जा कर ली, और अब अखिलेश यादव के बाद उनके अब बेटा, उनकी बेटी ही पार्टी पर कब्जा करेगा। ये बात स्पष्ट है। अनुराग भदौरिया चाहे जितना गला फाड़ ले, 24 घंटे ये टीवी पर डिबेट करे, पार्टी के अध्यक्ष नहीं हो सकते। वो तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि परिवारवाद के फायदे, आप लोग उसको कैसे काउंटर करेंगे? आप जिस चीज पर घेरते आए उनको, वो तो कह रहे हैं कि हाँ वो चीज सही है, कैसे काउंटर करेंगे? नहीं, काउंटर नहीं करने का मसला नहीं है। ये भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, राजशाही नहीं है, राजतंत्र नहीं है। एक परिवार के आधार पर देश नहीं चल सकता है, पार्टियां नहीं चल सकती हैं। आप पूरे दल को परिवार क्यों नहीं मान लेते हैं? आप परिवार को ही दल बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? एक सैफई कुनबे में ही पैदा हुआ कोई व्यक्ति ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की योग्यता क्यों रखेगा? वो ही क्यों योग्यता रखेगा कि टिकट किसके होंगे ये तय करेंगे? पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड केवल नाश्ते की टेबल पर या रात में डिनर की टेबल पर बैठ करके तय कर देगा कि किसको किसको टिकट मिलना है, कहां से मिलना है, पार्टी की पॉलिसीज क्या होंगी, डिसीजंस क्या होंगे। ये नहीं हो चल सकता है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे दलों को नेस्तनाबूद करना चाहिए, खत्म करने के लिए पहल करनी चाहिए जनता को, और सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर रहे हैं ना, तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा पूरी समाजवादी पार्टी। अनुराग जी, क्या परिवारवाद ही अब वफादारी का पैमाना हो गया? अगर कोई परिवार से नहीं है, यादव परिवार से नहीं है, मैं दोबारा से उनका बयान आपको बता दूं, 5 सांसद एक परिवार के, मुसलमान और जो पक्के समाजवादी हैं,
ये तीन चीजें उन्होंने बोली। उन्होंने ये नहीं बोला कि पूरा परिवार है, उन्होंने पहले बोला परिवार के 5 सांसद, मुसलमान और पक्के समाजवादी। तो क्या वफादारी तभी गिनी जाएगी कि परिवार का शख्स होगा या मुसलमान होगा या समाजवादी होगा? हो गया। देखिए आप देखिए, बड़ी मजेदार बात बताई राकेश जी ने कि जो परिवार के साथ रहेगा उस समाज से कट जाएगा। तो राकेश त्रिपाठी जी क्या समाज से कट गए हैं क्या? वो भी तो अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? परिवार से तो नहीं कटे। परिवार होना तो फक्र की बात होती है। दूसरी बात, इनसे ये पूछिए कि शिवसेना, पीडीपी, टीडीपी, एनसीपी, राजभर पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, आरएलडी, पासवान पार्टी, सबके साथ नाता आज ही तोड़ देंगे क्या? ये तो सब परिवारवादी पार्टी तो बताते हैं ना इनको। माने सत्ता की मलाई खानी होती है तो निषाद को भी ले लो, चाहे वो 72 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन एक शब्द उनके खिलाफ बोलेंगे नहीं। हमने 71 दी थी, वो कह रहे हैं 72 से कम नहीं लेंगे, हमारी संख्या ज्यादा है। तब तो आप कुछ नहीं बोल पाते। राजभर जी रोज अपना आपको पानी पी पी के घर आते थे जब हमारी तरफ थे, क्या क्या नहीं बोलते थे मुख्यमंत्री जी के बारे में, लेकिन परिवारवाद से आते इसलिए आप कुछ नहीं बोलोगे, अपना दल पे भी कुछ नहीं बोलोगे। कमाल की बात कर रहे हो आप। अभी वहां टीडीपी के साथ कुछ बोल दोगे तो अपना आपका वो समर्थन खींच लेंगे, तो फिर पैदल हो जाओगे, इसलिए कुछ नहीं बोलोगे। शिवसेना के साथ चल रहे हो, भी समर्थन खींच लेंगे तो पैदल से भी रोड फुटपाथ पे आ जाओगे। अगर उससे आगे बढ़े एनसीपी ने भी समर्थन खींच लिया तो फुटपाथ से भी गड्ढे में गिर जाओगे। तो गड्ढे में ना गिरो, फुटपाथ पे ना आओ, पैदल ना हो जाओ। इसलिए एनसीपी भी चाहिए, टीडीपी भी चाहिए, पीडीपी के भी साथ चले गए थे। ये तो वो लोग हैं जो पीडीपी के साथ भी सरकार चला चुके हैं जम्मू कश्मीर में। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि महाना जी पे जवाब इन्होंने नहीं दिया। क्या राष्ट्रद्रोह में आता है? नहीं आता है। मैं इसके आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक आप जवाब नहीं दिलवाएंगी। ये हो गया बेकार जनता की बहस की करवा रही हैं आप। लेकिन सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, बीच में चले गए। क्या राष्ट्रद्रोह में आता नहीं आता? अगर इस पे जवाब नहीं मिलेगा, डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। जनता को बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है। सतीश महाना वाले वीडियो पे क्लैरिफिकेशन दीजिए जरा। हाँ, बता देता हूं। ये राष्ट्रद्रोह में नहीं आता है, अफवाह फैलाने में जरूर आता है, और अफवाह फैलाने के आधार पर अनुराग भदौरिया पर मुकदमा जरूर हो सकता है। सोच समझ लीजिए, वीडियो की प्रामाणिकता को तय कर लीजिए, क्योंकि जिस वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं ना, उस वीडियो में वहां पर गारद उनको सलामी देते हुए दिख रही है। गारद उनको सलामी देते हुए दिख रही है। अगर राष्ट्रगान चल रहा होता है तो कोई गारद सलामी नहीं देती है। ये कैसे ऑडियोज को वीडियोज के साथ मिक्स कर दिया जाता है, और कैसे समाजवादी पार्टी की फैक्ट्री में, कांग्रेस की फैक्ट्री में इस तरह के वीडियोज बनाए जाते हैं ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं, कम से कम सावधानी बरतिए। ऐसे मामलों में इस तरह की सावधानी बरतेंगे और इंडिया टीवी जैसे राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके अफवाहें फैलाने की चेष्टा करेंगे ना, तो कानूनी तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब पहली बात आपने सुन लिया, आपने सवाल उठाया। अब आपने सवाल उठाया अलायंस पार्टनर्स को लेकर के, अलायंस पार्टनर्स को लेकर। जवाब सुन लीजिए, अनुराग जी, अब आपका जवाब मिल गया। अब आप डिबेट को अनुराग जी, आपने जवाब मांगा, मैंने आपको दिलवा दिया। अनंत विजय जी, बार बार ऐसी बातें करना, कल चवन्नी वाली बात हुई, फिर परिवारवाद वाली बात हो जाती है। अब अखिलेश यादव ऐसा लग रहा है बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आकर अटैकिंग मोड में आ गए हैं, और पूरी तरह जिन चीजों से बचते आए हैं आज तक पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, अब वो सीधे सीधे उन बातों को आकर कह रहे हैं कि देखिए परिवारवाद के फायदे। मैं कह रहा हूं आपसे, एक लाइन तो लीजिए, एक लाइन। देखिए मैं इनसे पूछ रहा हूं। देखिए मुझे ये ऐसा लगता है गोनिका जी कि ये डिबेट आप कंडक्ट कर रही हैं, ये डिबेट अनुराग भदौरिया कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए अनुराग जी को ये बताइए कि डिबेट की मर्यादा क्या होती है। हम लोग आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ बैठे हैं, अनुराग भदौरिया के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं बैठे हैं। और दूसरी बात, जो लोग विचार शून्य होते हैं वो विचारों की बात करते हैं। मुझे लगता है कि विचार शून्यता हमेशा एक हॉलो उसकी तरफ लेके जाती है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रश्न पर रहें, डिबेट पर रहें। दूसरी बात यह है कि आपने जो प्रश्न पूछा है, और उस प्रश्न के आधार पर मैं ये आपके समक्ष एक तथ्य रखना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी ने बड़ी साफगोई से कहा कि ये उनका परिवार है और परिवार की वजह से ही नहीं टूटा। तो उन्होंने परिवारवाद की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ परिवारवाद को समाजवादी पार्टी में अंगीकार किया है सार्वजनिक रूप से। इसलिए उनके साहस की दाद देनी चाहिए। उनके परिवार के 5 लोग हैं, पांचों यादव हैं, इसलिए उनको लगता है कि परिवार के सांसद न होते तो सांसद टूट जाते उनके। तो मुझे लगता है कि वो यादव और मुसलमान दो जो पीडीए को छोड़ के एमवाई समीकरण को फिर से मजबूत करने की ओर बढ़ने के कदम में, हाल क्योंकि उन्होंने परिवार का सहारा जरूर लिया, लेकिन साथ ही ये भी उन्होंने संदेश दिया कि यादव और मुसलमान उनकी पार्टी से नहीं टूटेंगे।
तो मुझे लगता है कि उसको राजनीति के इस आईने में देखा जाना चाहिए। और जहां तक अभी एक प्रश्न उठा रहे थे समाजवादी पार्टी के कि राकेश त्रिपाठी जी को कुछ नहीं मिला, तो उनको पहले स्वयं के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनको क्या मिला और क्या नहीं मिला। तो व्यक्तिगत टिप्पणी वही लोग करते हैं जो विचार शून्य होते हैं। उन्होंने मुझ पर भी टिप्पणियां की, लेकिन मैं उन टिप्पणियों को उस लायक नहीं समझता कि उसको प्रति टिप्पणी दूं, क्योंकि वो बहुत ही निम्न स्तर की टिप्पणियां हैं और समाजवादी पार्टी के इस प्रवक्ता से इसी प्रकार की टिप्पणी की उम्मीद की जाती है। रही बात वंदे मातरम की, तो इनसे जरा ये पूछा जाना चाहिए कि सतीश महाना पर जो जितने बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी ने जो किया कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में, या CWC का जो डिसीजन है, उस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या 2 स्टैंजा गाने की बात सही है? क्या संविधान संशोधन को न मानने के सार्वजनिक घोषणा सही है? आज अगर दूसरे विपक्षी दल ये कहना शुरू करें कि जिस प्रकार से संविधान के प्रियम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द सारे विपक्ष की अनुपस्थिति में जोड़े गए, हम उसको नहीं मानते हैं, तो कैसी स्थिति होगी? एक संवैधानिक मर्यादा होती है। INDIA नामक एक तथाकथित गठबंधन को इस पर विचार करना होगा और उसी आधार पर अपने राय बतानी होगी इनको। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब दे दूं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, हाँ, वो आप वो भी जवाब दीजिएगा जो उन्होंने सोनिया गांधी वाले वो वीडियो का पूछा, क्योंकि आपने सतीश महाना वाले वीडियो पे सवाल उठाया, क्योंकि उन्होंने उस पर सवाल उठा दिया। लेकिन एक कार्यकर्ता जो जमीन से उठ के कभी सांसद विधायक बनने की ख्वाब देखता है, कई कई साल लग जाते हैं, लेकिन एक तरफ परिवार से शख्स आता है जो सीधे आते विधायकी का या सांसदी का चुनाव लड़ता है, ये तो अनफेयर है ना। आप एक ग्राउंड पे काम करने वाले कार्यकर्ता के बारे में सोचे, आप अपने बारे में सोचे कि आपको लगता है कि आप कभी पार्टी अध्यक्ष बन पाएंगे अगर परिवारवाद ही चलता रहेगा? तो हो गया, सवाल हो गया। अब ये जो वीडियो है, ये News 24 ने डाला है, सतीश महाना जी वाला। आप दूसरे चैनल का नहीं, बात होने दीजिए कि बात होने दीजिए, बात होने दीजिए, ऐसे नहीं चलता तो हम उठ जाएंगे भाई। अगर आप बात नहीं, अपना एजेंडा चलाना, आप किसी और चैनल का वीडियो यहाँ ना चलाएं। नहीं, अच्छा चलिए, चैनल का नहीं चला रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए आप मुझे बोले दीजिए। मैं कह रहा हूं ये हमने नहीं डाला है वीडियो, या मैं तो स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी से मांग रहा हूं कि भाई ये जो वीडियो चल रहा है, जो News 24 ने डाला है और चैनलों ने डाला है, क्या गलत है? उस पर FIR करवाइए आप। भाई आपको लगता है ये गलत है, उन्होंने FIR कराइए, क्योंकि हम भी मिसगाइड होंगे ना। अगर ये वीडियो चले, चैनलों पे वीडियो चले, और उसके बाद हमें खबर कहां से मिलेगी? आप जैसे चैनल से तो खबर मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि हमारे सूत्र चारों तरफ हर जिले में है। आप जो खबर दिखाओ उसको हम सच मानेंगे। सुनो, मेरी बात सुनिए, हम जो आप एक बात पूरी होने दीजिए, टोकिए मत। आप जो खबर चलाओगे उस पर हम विश्वास करेंगे, तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती है भी आपके सामने बोल के जाएं। जो चैनल इस तरह का वीडियो दिखा रहे फेक है, उनमें FIR होगी। हम जो दिखा रहे हैं, हम सिर्फ उसी की जिम्मेदारी लेते हैं, हम किसी और चैनल की जिम्मेदारी नहीं लिए। दूसरी चीज, वो उसका जवाब जिन चैनलों पे दिखाया जा रहा है वीडियो का भी फिर जवाब दे दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, उसका भी जवाब दे दीजिए। नहीं, पहले इसका जवाब मिल जाए, उसका भी जवाब दूंगा। मैं तो 10 दिन से दे रहा हूँ उसका जवाब। इसका दे दीजिए कि जो चैनल इस वीडियो को चला रहे हैं उनमें FIR होगी। तो मैं इनके बात से सहमत हूं। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ग्राउंड पे जो काम करने वाला कार्यकर्ता है, पहले मेरा, पहले मैंने पूछा है तो पहले मेरा। अनुराग जी, एंकर मैं हूं, सवाल मैं पूछूंगी, आप पहले मेरा, उसका मैं पूछूंगा। देखिए मैंने नहीं, पहले मैंने। अब यही बात है ना कि आप उस सवाल को ही डिस्कस कोई और कर रहा है, जवाब ही नहीं देना चाहते। उन पे FIR होगी, जो चैनल दिखाना उस पे FIR होगी। आप परिवारवाद पे नहीं बोलेंगे कि झूठ है, आप परिवारवाद पे नहीं बोलेंगे। बोलेंगे हम डंके की तो चोट पे बताइए बोलेंगे। ना, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद राकेश जी की बात बोलेंगे। हम डंके की चोट पे बोलेंगे, मेरा जवाब दिलवा दीजिए बस। हम डंके की चोट पे बोलेंगे, कह रहा हूँ ना। राकेश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, ताकि वो आगे डिबेट को आगे बढ़ने, ताकि वो अपना जवाब दे पाए। सवाल से भाग बोलो, जो चैनल दिखा रहे हैं सब FIR, राकेश जी जल्दी से जवाब वापस ले लूंगा। देखिए, अनुराग भदौरिया किसी शरारती बच्चे की तरह से, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, बिल्कुल आंखें मूंद करके, नहीं मुझको तो केवल यही चाहिए। ये क्या है? आप डिबेट कर रहे हो, आप पार्टी के प्रवक्ता हो, नेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठ करके बहस कर रहे हो, ये कौन सा तरीका होता है? आपको स्पष्ट तौर पर हमने कहा कि अफवाह फैलाने के आरोप में अनुराग भदौरिया आपके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। और आप हमारे अच्छे मित्र हैं, रोज टीवी पर बैठते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे चले जाए और टीवी डिबेट्स में बैठ करके वो गैप आपका कोई और आपके साथी प्रवक्ता भरे। आप भी नेता हैं, मेहनत करते हैं, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, दशकों से मेहनत कर रहे हैं। वो अलग बात है कि पार्टी के भीतर पाएंगे, कभी पार्टी के भीतर आप अपनी पार्टी की सर्वोच्च समिति पार्लियामेंट्री बोर्ड के भीतर आप मेंबर नहीं बन पाएंगे। आप ऐसे ही टीवी पर रोज अपना गला फाड़कर चिल्लाते रहेंगे
करेंगे। मैं जानता हूं समाजवादी पार्टी में आपकी यही हैसियत है। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता हूं, और मेरे जैसा ही कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बनता है। ऐसे ही पृष्ठभूमि से निकल करके कोई नितिन गडकरी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, राजनाथ सिंह ऐसे ही निकल करके आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, ऐसे ही कोई नरेंद्र मोदी निकल करके आते हैं और सर्वोच्च पद तक प्रधानमंत्री बन जाते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता सर्वोच्च पदों तक पहुंचते हैं, अनुराग भदौरिया नहीं पहुंच सकते, चाहे जितनी कोशिश करें, चाहे जितना समाजवाद डॉक्टर लोहिया का समाजवाद घोल करके पी जाएं, लेकिन अनुराग भदौरिया पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। सर कटा देंगे फिर भी नहीं बन सकते, ये दड़ी बिछाएंगे, नारा लगाएंगे, ऐसे ही जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। बताइए अनुराग जी। देखिए, अब दिक्कत ये है कि हमने एक सवाल पूछा इनसे, तो हमसे कह रहे हैं कि आप जेल के पीछे चले जाओगे। अरे प्रभु, ये भी आप चैनल को नाम नहीं लूंगा, चैनल में हम आप भी थे जब हम लोग आपसे पूछा जा रहा था। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात हो जाए, मेरी लाइन हो जाए, मेरी लाइन हो जाए। अरे वो अभी जेल में भेज रहे थे तब तो आप बोली नहीं, अभी अब हम, अरे आप जेल भेज रहे थे आपने सुना नहीं, अब हमें तो अब अपनी बात कहने दीजिए। अरे नहीं सुना, आप सुन लीजिए। ये चैनलों पे, जिन चैनलों पे चलाया जा रहा है उनके बारे में नहीं बोल पा रहे हैं। हमने उन चैनल को देख के उन कोर्ट करके बोला है कि वहां पे ऐसा चल रहा है, आप FIR कीजिए, उसको उन लोगों को जेल भेजिए, तब आप उनको नहीं बोल पा रहे हैं। अनुराग भदौरिया को विपक्ष में है ना, तो जेल भेजना आसान है। चैनल आपकी क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? अरे मेरी बात सुन, अरे मैं तो कह रहा हूं चैनल की से मिल गया हमको, लेकिन मैंने तो आपको अनुराग भदौरिया आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अरे सुन तो लो मेरी बात, जिम्मेदार कोई भी चैनल किसी के कहने से इतनी बड़ी चीज चला देता है क्या? अगर चला रहा है तो ऐसे चैनल बंद हो जाने चाहिए। अगर कोई चैनल जवाब बाद में ले लीजिए, उनसे पहले सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल को मत भागिए। मैं ग्राउंड पे काम करने वाले कार्यकर्ता की बात कर रही हूँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की बात कर रही हूँ, आप उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। चलाता है और हम लोग को भी गुमराह कर रहा है। समाजवादी पार्टी जानबूझकर चैनलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग जी, इस बात से पीड़ित है। अनुराग जी, बाकी चैनल की बात मत कीजिए, आप हमारी बात कीजिए। जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब ले लीजिए। अनुराग जी जवाब दीजिए। किसी नेता के बारे में गलत चीजें चलाता है, किसी भी नेता के बारे में गलत चीजें चलाता है, तो हमें भी उस चैनल से शिकायत है। ऐसे चैनल जो गलत चीजें चलाते हैं उनमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी गुमराह होते हैं, पूरा हिंदुस्तान गुमराह होता है। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। अगर आप कह रहे हो वो करानी FIR नहीं करानी, वो उनपे है। पहले आप बताइए, पहले आप बताइए, अब ग्राउंड पे काम करने वाला कार्यकर्ता ये सपना देख सकता है कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा? चैनल के इतने अगर वो चैनल गलत चला रहे हैं, सख्त कार्रवाई अनुराग जी, अब आप जिद पे अड़ गए हैं कि इसी चीज पे ही पूरे डिबेट को ले जाना है। आप पूरा टाइम इस पे नहीं वेस्ट कर सकते ना। जो सवाल पूछ रहे उसका जवाब दीजिए। नहीं, चैनल कुछ भी चला देंगे, मैंने कमाल की बात कर रहे हैं। अरे अनुराग जी, हम अपनी बात करेंगे ना, दूसरों की थोड़ी ना बात करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप इस चीज को प्लीज साइड में रखिए। आप पहले जो मेरा सवाल है उसका जवाब साइड में नहीं रखेंगे, साइड में नहीं रखा जाता, हर चीज साइड में। तो आप उस चैनल से जाके जवाब मांगिए, आप उस चैनल से जाके जवाब, पूरे डिबेट को मत खराब कीजिए। आनंद विजय जी, बेरोजगारी साइड आप ठीक, आनंद विजय जी, बार बार ऐसी बातें जब होती हैं जिस तरीके, एक मिनट, मैं जैसे पूछ रही हूँ उनसे कि कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे काम करने वाला, ये तो उसका मनोबल तोड़ता है। अगर एक पार्टी का अध्यक्ष खड़े होकर कह देता है कि परिवार के सांसद थे इसीलिए पार्टी नहीं टूटी है, तो जो नीचे से काम करने के ऊपर उठने का सपना देख रहा है, वो तो कभी ये सपना देख ही नहीं पाएगा कि मैं कभी CM बनूं या फिर कभी पार्टी का अध्यक्ष बनूं। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है गोनिका जी, लेकिन आप ये सोचिए कि उन कार्यकर्ताओं का की सोचिए, वो कभी सर्वोच्च पद पर नहीं आ पाएगा। और ये स्थिति, ये अखिलेश यादव ने बहुत साहसपूर्वक ये बयान दिया है। मैं तो उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने ये छोड़ दिया कि भाई देखो, तुम इन पदों पर नहीं पहुंच सकते, और दूसरा, तुम पर हमें बहुत अविश्वास है। अगर उनके परिवार के बजाय कोई और किसी और परिवार का सांसद होता तो वो टूट जाता। इम्प्लाइड तो यही है ना उनके इस वक्तव्य में कि मेरे परिवार के लोग थे इसलिए हमारी पार्टी टूटने से बच गई। अब आप सोचिए, जो 37 लोग हैं उनमें से इनके परिवार के 5 लोग हैं और बाकी मुसलमान सांसद हैं। बाकी सांसदों के दिल पर क्या बीती रही होगी, उनको क्या गुजर रही होगी अपने अध्यक्ष के इस बात को सुन के कि ये सब लोग कभी भी बदल जा सकते हैं। वो तो हमारे परिवार के लोग हैं जिन्होंने पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण वो हमारी पार्टी में बचे हुए हैं। ये तो कार्यकर्ताओं पर अविश्वास जैसी बात है। मुझे लगता है कि राजनीति में इस प्रकार का दुस्साहस करना
उचित नहीं होता है, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। अब उसका बेस्ट उदाहरण आप अपने पैनल पर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बैठा और वो किस प्रकार से उसको डिफ्लेट करना चाह रहा है। वो जाना ही नहीं चाह रहा उस मुद्दे पर। वो टीवी चैनलों के नाम लगा के एंकर बनने का प्रयास करते हुए दूसरे टीवी चैनलों पे ये होना चाहिए, आए बाएं साएं जितनी बातें हो सकती हैं सब वो कर लेंगे। लेकिन चूंकि उनके पास विचार शून्यता है, चूंकि उनके पास दूसरों पर आरोप लगाने के अलावा कोई तथ्य नहीं है, चूंकि उनके पास अपनी पार्टी के अध्यक्ष के बयान को डिफेंड करने का कोई तर्क नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये चर्चा इस प्रकार से चले जिसमें अखिलेश यादव के उस बयान पर चर्चा ना हो। तो आप इसको देश की जनता ऐसा नहीं है कि नहीं समझती है, उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा नहीं है कि नहीं समझती है। जो वोटर हैं वो भी समझते हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी समझते हैं, जो विधायक हैं वो भी समझते हैं, और जो सांसद हैं वो भी समझते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सबसे होशियार लोग हैं वो इस मुद्दे को भटकाने के लिए कभी सतीश महाना का नाम लेके आएंगे, कभी किसी और चैनल का नाम लेके आएंगे, कभी मुकदमे की बात करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव के उस बयान पर बात नहीं करेंगे। राकेश जी, और अगर आरोप तो आप पर भी लगते रहते हैं ना, आपकी पार्टी के अलायंस देख लीजिए, उनमें तो इस तरीके की परिवारवाद की राजनीति चलती रहती है। आप बिहार की अभी की उदाहरण देख लीजिए, जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो 3 ऐसे मंत्री थे जो एक ही, जिनके पिता उस राजनीति में रहे हैं, पिता बड़े पद पर रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे ही देख लीजिए, निशांत कुमार, सीधा आकर मंत्री बन गए, कोई ग्राउंड पर तो काम करना ही नहीं पड़ा। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके अलायंस नहीं है तो उसका तो आप विरोध नहीं करते हैं। अब आप जब अखिलेश यादव ऐसी बातें करने लगते हो तो आप लोग विरोध करने लगते हैं। देखिए गोनिका, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, अखिलेश यादव जी जब ये दावा कर रहे हैं ना कि परिवार के भीतर टूट नहीं होती है, तो 2017 को वो खुद ही भूल जा रहे हैं कि 2017 में कैसे चाचा और भतीजे के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में मंच पर किस तरह से जूतम पैजार हुई थी, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। कैसे सौतेली मां का जिक्र इनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा ही कैसे किया जा रहा था, ये परिवार के भीतर में किस तरह की सड़ांध निकलकर सामने आई थी, ये भी हमने देखा है। परिवार के भीतर कैसी टूटन होती है, और अभी आजकल इमरान मसूद के परिवार के भीतर भी ये टूटन पैदा करा रहे हैं। अभी कांग्रेस के साथ अलायंस में इमरान मसूद ने कुछ कठोर बातें समाजवादी पार्टी के विरुद्ध क्या कह दी कि इमरान मसूद के दामाद को तुरंत इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा दिया, पार्टी के भीतर, उनके परिवार के भीतर ही टूटन मचा दी है। ऐसे ही परिवारवादी दलों का ये जिक्र होता है। जब जब परिवारवादी दल इस तरह की राजनीति करते हैं उसका इसी प्रकार का हश्र होता है। मैं इन्होंने अलायंस पार्टनर्स के बारे में कहा, मैं इतनी बात केवल कहूंगा, स्वाभाविक नेतृत्व हर दल में विकसित होना चाहिए। जो भी लोकतंत्र में है उनको अपनी पार्टी के भीतर स्वाभाविक लोकतंत्र रखना चाहिए और स्वाभाविक कार्यकर्ता कोई ऊपर तक पहुंचे। शिवसेना का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि शिवसेना ने कैसे स्वाभाविक नेतृत्व को विकसित होने से रोका और उसका परिणाम हुआ कि शिवसेना खंड से टूटी और वास्तविक शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज खड़ी है और आज महाराष्ट्र की सरकार में है। एक दूसरा उदाहरण आपको मैं टीएमसी से दूंगा कि कैसे तृणमूल कांग्रेस, कैसे ममता बनर्जी कांग्रेस से अपनी वैचारिक भिन्नता रखते हुए अलग होकर के एक नई पार्टी बनाई थी। उन पर पश्चिम बंगाल ने भरोसा किया, हालांकि बाद में वो भी मजहबी तुष्टीकरण और उसी परिवारवाद में डूब गई। अभिषेक बनर्जी को कैसे प्रमोट करने की कोशिश की और आज टीएमसी की क्या दशा हो गई। यही दशा समाजवादी पार्टी की होने वाली है, यही दशा आरजेडी की भी होगी। और वो सारे राजनीतिक दल जो लोकतंत्र को ताक पर रख करके अपने पुत्र को योग्यता हो या ना हो, सवाल तो ये भी उठते हैं ना कि बिहार का एनडीए इज इक्वल टू आरजेडी, ये कोई अयोग्यता नहीं हो सकती है। बिहार का एनडीए इज इक्वल टू आरजेडी, सवाल तो ये भी उठते हैं। मैं तो इतना कह रहा हूं स्पष्टता से, नहीं मैं इक्वल नहीं, मैं गोनिका जी कह रहा हूं, कोई राजनीतिक दल हो, हमारा दल हो, इनका दल हो, पराया दल हो, कोई दल हो, किसी का दल हो, किसी भी दल में अगर स्वाभाविक नेतृत्व विकसित नहीं होने देंगे तो उस दल का बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करना मुश्किल होगा। हाँ, किसी नेता का पुत्र पुत्री होना अयोग्यता नहीं होती है, उसमें योग्यता है तो जनता के बीच में कार्यकर्ता के तौर पर काम करे। उदाहरण के तौर पर अनुराग ठाकुर को आप देखिए, कैसे प्रेम कुमार धूमल जी के पुत्र होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए इस ऊंचाई तक पहुंचते हैं। किसी नेता का पुत्र होना अयोग्यता नहीं होती है, आप योग्य हो सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे दायित्वों को निभाते हुए, नारा लगाते हुए, दरी बिछाते हुए, झंडा लगाते हुए आप उस उच्च पद तक पहुंचिए, लेकिन सर्वोच्च पद आरक्षित मत कर दीजिए कि पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। क्या वफादारी का पैमाना सिर्फ यही है कि अगर आपका खून का रिश्ता है और परिवारवाद ही क्या संगठन को जोड़ने की रणनीति है? कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है राकेश जी, थैंक यू गोनिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। देखिए मेरे थोड़े विचार बहुत कठोर है, उम्मीद करता हूं मुझे नहीं टोका जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूं, आनंद जी जानते हैं देश का सबसे बड़ा कैंसर
सबसे बड़ा कैंसर नेपोटिज्म है, ये देश का कैंसर है। बट ये कैंसर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या दो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कैंसर भाजपा में भी है, उनके अलायंसेस में भी है, सारे पॉलिटिकल सिस्टम में। शिवाय में भी आप लेफ्ट को छोड़ दे, देश को अगर बर्बाद कर रहा है नेपोटिज्म, जम्मू एंड कश्मीर से लेके दक्षिण भारत तक, पूर्व भारत से लेके पश्चिम भारत तक नेपोटिज्म है। भाजपा का उदाहरण देते मैं बाकी परिवारवाद दलों पर आता हूं। भाजपा में सम्राट चौधरी जी की क्या टैलेंट है, क्यों है वो मुख्यमंत्री, किसके बेटे है वो, कि वो नेपो किड नहीं है? क्या नहीं कहा था उनके पिताजी ने, कौन से पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गए थे? शुभेंदु अधिकारी किस बात के नेपो किड नहीं है? शुभेंदु अधिकारी नहीं है नेपो किड। उनके पिताजी कौन से पार्टी में थे, फिर कहां से गए उनके पिताजी और माताजी? भाजपा में भी उतना ही नेपोटिज्म है। और हाँ, मैं ये मानता हूं कि आदरणीय अमित शाह जी और मोदी जी नहीं है, ये मैं मानता हूं, लेकिन अमित शाह जी ने भी नेपोटिज्म को प्रमोट किया है। और जितना भी नेपोटिज्म है, 1 मिनट पॉलिटिक्स को 10 सेकंड दूर रखते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स बॉडीज है, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करता हूं, जितने भी स्पोर्ट्स बॉडीज, सब में नेता के परिवार के बच्चे बैठे, क्या उनका योगदान है? आपको लगता है मैं बीजेपी को अटैक करूंगा, मैं न्यूट्रल हूं? क्या जरूरत है रोहित पवार की महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, कौन है वो? क्या जरूरत है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बेटे की उस क्रिकेट एसोसिएशन में? मध्य प्रदेश के लोग उसके पैर छूते, क्या है उसके टैलेंट? क्यों नितिन गडकरी जी के बेटे करोड़पति है, क्या है उनमें टैलेंट? ये सब जो है ये नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, मानो ये बात को। और जब तक ये आप जिन समाजवादी पार्टी के एमपी को दिखा रहे, ये भी नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। ये जितने भी एमपीज है, ये अपने परिवार को, चिराग पासवान हो, कोई भी आप देख लीजिए, इस साइड पे देख लीजिए, कांग्रेस में, अरे स्टार्ट ही कांग्रेस से हुआ है, कैसे मैं मना करूं? मैं क्या हिपोक्रेटिकल हूं? स्टार्ट तो कांग्रेस से। देखिए, जब तक इस जहर से हम दूर नहीं जाएंगे, भारत का लोकतंत्र बर्बाद होगा। और ये चीज आप नोट करते रखिए, डेमोक्रेसी नहीं, कोई चांस नहीं है आपको। आपकी जितने भी रीजनल पार्टीज है, और ये पार्टीज टूटी इसलिए क्योंकि वो डायनेस्टिक है, लेकिन सवाल क्या है? अभी राकेश भाई ने कहा कि आदित्य को हटा दिया गया, करेक्ट, देयर इज नो, उद्धव जी और आदित्य जी में क्या टैलेंट था कि बाला साहब के बाद वो बने, आई एग्री विद हिम। लेकिन श्रीकांत शिंदे जी क्यों है? वो डायनेस्टी नहीं है? पवार फैमिली में क्या है? आज जो सुप्रिया सुले, कल वो भाजपा में आने वाली है, मुझे ये लगता है वो वहां पे आने वाली मिनिस्टर, आनंद जी बेटर बता सकते हैं, सारी न्यूज वही ब्रेक करते हैं, वो आएगी तो वहां डायनेस्टी नहीं होगा। आप लोग अखिलेश जी को अटैक करेंगे क्योंकि उन्होंने एक बात कही, भाई वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी तो यही सिस्टम है। जो पार्टी इसमें सबसे खराब है भाजपा, क्योंकि भाजपा कहती है हम डायनेस्टी। जी थैंक यू आनंद जी, सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, ट्रैफिक था। इसमें भाजपा सबसे हिपोक्रिटिकल है। भाजपा कहेगी हम डायनेस्टी के खिलाफ है, बनाया किसको मुख्यमंत्री? और कोई महिला नहीं मिली उनको बिहार में, सम्राट चौधरी मिले तो हाफ एफिडेविट वाले, और कोई नहीं मिला, शुभेंदु अधिकारी जी मिले। सोचिए ना, भाजपा कर्नाटका में उनका क्या है, पूरा डायनेस्टी है कर्नाटका के अंदर भाजपा में। देखिए कर्नाटका, या गूगल कीजिए आपके दर्शक, एक भी नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है भाजपा के अंदर। ठीक, अनुराग भदौरिया जी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि परिवारवाद से आगे सोच नहीं पाते, परिवार के आगे कोई सोच ही नहीं जाती इनकी, सिर्फ परिवार का इन्होंने विकास किया, गरीबों का शोषण किया, राज्य को आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ ध्यान परिवारवाद पर था। हाँ, तो इसके मतलब वो राजनाथ सिंह जी को चिता रहे थे, कह रहे थे कि आपका एक बेटा तो ऑलरेडी विधायक है, दूसरा बेटा को भी उपाध्यक्ष क्या बनाया गया है। तो राजनाथ सिंह को समझा रहे थे कि देखिए आपके यहाँ पे परिवारवाद आप मत लाइए, दोनों बेटे को आप ले आए हैं, आप कोई और बचा तो वो भी आ जाए। दूसरा आप देखिए, कल्याण सिंह जी यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उनके परिवार के भी देखो लोग हैं, उनका बेटा भी था, पोता भी मिनिस्टर है, पोता तक मिनिस्टर है, तो शायद उनको बता रहे हो। उनके यहाँ पे तो भरमार है ना, किसका नाम बताऊं? मैंने बताया ना, राजभर जी की सरकार चला रहे हैं, राजभर जी खुद ही परिवारवाद है, अपना दल, निषाद जी, ये सब परिवारवाद तो है, तो सबको चिता रहे हैं, देखो किसी परिवारवाद हो, ये सब परिवारवादी लोग हैं, और ये सब अपने बारे में सोच रहे हैं। सवाल उठता है, जब आप समाज के अंदर में अपना अच्छा सोचेंगे, फिर पड़ोसी का सोचेंगे, फिर सोसाइटी का सोचेंगे, फिर समाज का सोचेंगे, देश का सोचेंगे, ऐसी तो दुनिया चलती है ना। हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं अच्छे स्कूल में, क्यों? कि वो अच्छा इंसान बने, फिर वो अच्छे आगे को बढ़ाता है, फिर पड़ोसी को बढ़ाता है। ऐसे ये समाज, परिवार तो ऐसे ही चलता है ना, समाज तो ऐसे ही चलता है। अब सवाल उठता है कि ये अगर अनुराग ठाकुर को कह रहे थे कि बड़ा दरी बिछाते थे, बड़ा संघर्षशील हैं, अरे भैया मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पिताजी चीफ मिनिस्टर, दरी तो आप भी इतने दिन से बिछा रहे हो प्रभु, दरी बिछाते आपको तो नहीं एमपी बना दिया गया, बताओ। वो तो कह रहे हैं कि हम तो एस्पिरेशन तो रखते हैं, नहीं वही तो वो कह रहे हैं कि हम तो एस्पिरेशन रखते हैं कि कभी भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अनुराग भदौरिया रखते हैं। मैं वही फिर से वही सवाल पे आ रहा हूं, अनुराग जी आप मेरी बात सुनिए,
अरे एक्सप्रेशन, वो क्या आप जो भी बोलते हैं उनके दिमाग में थॉट ही नहीं चल पा रहा। आप कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, ये बीजेपी है, इसको असली मुद्दों से ध्यान भटकाना। देखिए सारी बातें हो रही हैं, 10 साल का काम क्या क्या छात्रों के लिए बताइए। छात्रों के लिए इन्होंने काम ये किया है कि स्कूलों में मिड डे मील किस तरह से इनको नहीं मिल रहा है, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, किस तरह से जैन अल्फा रोड पे है कि उनके स्कूलों में पानी भर जाता है, टीचर समय से नहीं आते हैं, स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, वो आके रोड पे बैठते हैं, उनके स्कूल तक जाने को रास्ता नहीं है, पैर टूट जाते हैं। ये जैन अल्फा अपनी बात कहने को रोड पे बैठा है, इसके बारे में चर्चा नहीं है। इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए ना, कि किसानों के बारे में चर्चा होनी चाहिए कि आपने 10 साल में किसानों की बेहतरी के लिए क्या क्या किया, एमएसपी की गारंटी दी कि नहीं दी, जो काला कानून वापस किया था जो कानून नहीं बनाया, फिर नया चीज आपने इनकम उनकी दुगनी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। आप महिला समस्या में यहाँ पे सब पर चर्चा होती है। अगला नहीं, सब पे बात होगी। अगला इशू जेन ज़ी है। मैं तो बात कर रहा हूँ समाज की बात कर रहा हूँ। चर्चा हो रही है, आप ये मत सोचिए हर चीज पे चर्चा नहीं हो रही है। नहीं, सब ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है। समाज में सब ठीक होता तो मुझे इतना, देखिए समाज में सब ठीक होता तो आज इतना हम लोग को बोलना नहीं पड़ता कि स्कूल व्यवस्था चरमर है, एजुकेशन व्यवस्था चरमराई हुई है, मेडिकल व्यवस्था चरमराई हुई है, छात्र परेशान है, युवा परेशान है, किसान आत्महत्या को मजबूर है, आम आदमी महंगाई बेरोजगारी से उसकी कमर टूट गई है। आपको पता है पेट्रोल कितना रुपए लीटर है? जरा आप बता दीजिए। चलिए पेट्रोल कितने रुपए लीटर है, जरा आप बता दीजिए दर्शकों को। 103 104 रुपए तो आप कितना 103 प्योर पेट्रोल कितना, प्योर पेट्रोल कितने का मिल रहा है? प्योर पेट्रोल 2 तरह का मिल रहा है ना। मैं इथेनॉल वाले की बात कर रही हूं, E20 की बात। 170, सुनिए मेरी बात, 1 मिनट रुकिए। 170 रुपए लीटर, 170 169, जो भी इतना रुपए लीटर, मतलब समझ रहे हैं कितनी महंगाई है कमर हमारे ऊपर में। मैं खुद डिबेट करती ये महंगाई है पूछ कि मतलब नहीं कर नहीं चुके। ये जरूरी बात है, जो जरूरी बात उस पर चर्चा हो जाए। जो आदमी भुगत रहा है, जो आदमी रोज रोज घुट घुट के मर रहा है, उसमें बात करने को तैयार नहीं है। अस्पताल में समय से इलाज नहीं हो पा रहा है, अस्पताल में व्यवस्था नहीं, उसमें नहीं, लोग बीमार बाहर खड़े हॉस्पिटल का, बात करेंगे उस पर बात करेंगे। सवाल आप पे भी उठ रहे हैं कि आपकी पार्टी भी अछूती तो है नहीं परिवारवाद से, आप लोग भी उसी को प्रमोट करते हैं। नेताओं के बेटे आते हैं, मंत्रियों के बेटे आते हैं, उनको अच्छे अच्छे पद मिलते हैं। देखिए मैंने गोनिका, मैंने पहले इस बात को स्पष्टता से कहा कि किसी भी व्यक्ति की अयोग्यता यह नहीं हो सकती है कि उसने अमुक परिवार में जन्म ले लिया है, उसके पिता राजनीति में है तो अब उसको राजनीति करने का अधिकार नहीं होगा। अब इस पे किसी के भाई ने राजनीति कर ली है तो उसके भाई को यही तो मैं कहता था इतने दिनों से। देखिए स्पष्टता से कह रहा हूं, योग्यता होगी तो निश्चित तौर पर उसको अवसर मिलने चाहिए और उसको काम करना चाहिए। भाई अनुराग भदौरिया अच्छा तरीका नहीं है। मैं जानता हूं आपके परिवार में कोई नहीं था और इसीलिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहता था, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं, इसलिए मुझे सार्वजनिक मंच पर इस बात को रखना पड़ेगा कि अनुराग भदौरिया के परिवार के भीतर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, इसीलिए जानबूझ करके उन्होंने विवाह ऐसी जगह कर लिया कि वहां से कोई विरासत मिल जाए। ये कोशिश की है इन्होंने, लेकिन उससे भी कोई लाभ मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो सैफई कुनबे से नहीं है। सैफई कुनबे के भीतर कोई विवाह हुआ होता तो शायद इनको कुछ स्पेस मिल जाता। ये कोशिश तो आपने किया, असफल रहे, मैं जानता हूं इसके लिए निराशा है। और मैं फिर वह सवाल वही है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते। राकेश त्रिपाठी बनने का दावा कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं और साकार कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रधानमंत्री बनने की बात सोच सकता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे ही टीवी पर पार्टी का पक्ष रखते रखते सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं। ऐसे अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते करते पहुंच जाते हैं, लेकिन आप कितनी भी कोशिश करो हो नहीं सकते। यही अंतर है। आप राजनीति में किसी नेता पुत्र पुत्री का होना, भाई बहन का होना, पत्नी का होना गुनाह नहीं है। उसको काम करने का अवसर मिलना चाहिए, काम करते करते आए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन केवल आरक्षण इसके आधार पर पद हो जाए कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष केवल सैफई परिवार का ही होगा, और सैफई परिवार में भी उन्होंने तय कर दिया कि मुलायम सिंह यादव का पुत्र ही होगा। मुलायम सिंह यादव का भाई शिवपाल यादव नहीं हो पाया। भरपूर प्रयास किया पूरी पार्टी को खड़ा करने में, पूरे अपना खून पसीना लगाया शिवपाल यादव ने, लेकिन क्या किया शिवपाल यादव को? बाहर का रास्ता दिखा दिया। कितनी भी कोशिश रामगोपाल यादव कर ले, लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। ना रामगोपाल यादव का बेटा हो सकता है। ये केवल और केवल अखिलेश यादव जी और डिंपल यादव जी का पुत्र ही होगा। आप, मैं इस बात को भविष्यवाणी करके कह रहा हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के चाल चेहरे चरित्र को देख करके इस बात को दावे से कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव जी और डिंपल जी का पुत्र पुत्री ही समाजवादी पार्टी का खेवनहार होगा और ये अनुराग भदौरिया उसकी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। ठीक है तहसील, एक रिपोर्ट, एक मिनट, एक रिपोर्ट जवाब दे दो। हाँ अनुराग जी, चलो एक्चुअली इसका भी जवाब दे दीजिएगा। अनुराग जी आप दीजिएगा जवाब। एक तहसीन से एक बार पूछ लो। तहसीन, कहा जा रहा है कि एक सीक्रेट रिपोर्ट आई है, पंकज चौधरी ने इसको लेकर ट्वीट किया कि या तो सरेंडर कर दे, सरेंडर कार्ड खेल ले समाजवादी पार्टी, या फिर वो परिवारवाद 2.0 ये इसकी राजनीति कर ले, तब कहीं जाकर उनका कुछ हो पाएगा यूपी में। इसको लेकर वो कह रहे हैं कि इनके पास चेहरा नहीं बचा है अब कोई।
कोई चेहरा नहीं बचा, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ग्राउंड पर लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। नहीं, देखिए, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। अगर अखिलेश जी चेहरा नहीं थे या सपा के पास कार्यकर्ता नहीं थे तो इतनी सीट कैसे जीते हो लोकसभा चुनाव में? नहीं, अब आने वाले चुनाव के लिए वो भाजपा कुछ भी कह दे, भाजपा कहने में क्या है, हार जीते तो अखिलेश जी है ना। बात वो नहीं, हम परिवारवाद पे बात करें। क्या परिवारवाद अच्छा है? नहीं। आप ही के शो पे राकेश जी कहते हैं हमारा वाला परिवारवाद ठीक है, हमारे वहां नेपोटिज्म नहीं, हमारे अध्यक्ष नेपोटिज्म नहीं। मैं बड़े विनम्रता से और आदर से मैं चाहता हूँ फैक्ट चेक हो। नितिन नबीन जी भी नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है। नितिन नबीन जी भी, उनके पिताजी एमएलए थे। खुद माननीय नीतीश कुमार जी ने असेंबली में कहा था कि आपके लिए मैंने कैंपेन किया, आप नितिन नबीन जी के लिए, तब जाकर वो जीते, उनके पिताजी हार गए। तो वो वहां पे भी नेपोटिज्म है। दूसरी बात में बड़ी विनम्रता, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे, शायद दीपक है उनका पूरा नाम, दीपक सरनेम अलग, वो किस लिए है मिनिस्टर? जाके प्राइम मिनिस्टर के पैर छुए जीन्स के अंदर आकर वो नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत, भगवान ना करे किसी को बिहार के अंदर स्वास्थ्य की जरूरत पड़े, स्वास्थ्य मंत्री जिसको दाएं और बाएं में फर्क नहीं पता है, क्यों है वो स्वास्थ्य मंत्री? मैं फिर पूछता हूं, एक मिनट पॉलिटिक्स छोड़िए, क्यों है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा स्पोर्ट्स बॉडी में? क्यों है रोहित पवार? क्यों है अशोक गहलोत जी का बेटा? क्यों है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का बेटा पॉलिटिक्स में? क्यों है वो रेसलिंग फेडरेशन में? पूछिए ये सवाल। इन सबके, मैं 10 सेकंड और लूंगा फिर। इन सब नेताओं में एक कॉमन चीज है, इनके बच्चे विदेश जाते पढ़ने को। ये अगर बीमार होते हैं ये अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाते। गरीब को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, चाहे सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में। ये गरीब को, हर भारतीय को, हम आजाद क्यों है गोनिका जी? हम आजाद हुए क्योंकि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। हमारी आजादी है। आज ये नए परिवारवाद, ये नए माँ बाप बन गए, ये हमारे नए माए बाप बन गए। इनके बच्चे जाते विदेश में अंग्रेजी में पढ़ने को, ये जाते अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करने को, और यहां पर छोड़ दिए निशांत कुमार जैसे लोगों के नीचे आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था, या धर्मेंद्र प्रधान जी के नीचे आपकी शिक्षा की व्यवस्था। ये है इस मुल्क की हकीकत। कोई चांस नहीं। बासुजी स्वराज इसीलिए उसको एमपी का टिकट मिला क्योंकि वो सुषमा स्वराज जी की बेटी थी, उसने कोई काम नहीं की जमीन के ऊपर। अनुराग जी का भाई इसीलिए बीसीसीआई में क्योंकि वो दुमल साहब का बेटा है और अनुराग ठाकुर का भाई। जब हम इस सच्चाई को मानेंगे हम इस जहर से बाहर निकल पाएंगे। मैं ये मानता हूं प्राइम मिनिस्टर परिवारवाद से नहीं, मैं ये मानता हूं, मैं ये भी मानता हूं गृह मंत्री जी नहीं, लेकिन गृह मंत्री जी ने भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया। इस बात की सच्चाई को मानना होगा। ठीक। अनुराग जी, क्या चेहरे नहीं बचे हैं ग्राउंड पर कि उनको उतार पाए? 403 सीटों पर सवाल सुन लीजिए। मुझे लगता है कि ये पंकज चौधरी कह रहे हैं कि आप लोगों के पास चेहरे नहीं बचे, इसीलिए परिवार में से अब नए नए लोगों को निकाल रहे हैं, और इसीलिए परिवार में से नए नए लोगों को ला रहे हैं ग्राउंड पर कि उनको चुनाव लड़वा पाए। देखिए, मुझे लगता है परिवार होना फक्र की बात है, और हर आदमी अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कड़वा सच है, कोई इसको माने या नहीं माने। आप भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहेंगे, हम भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहेंगे। हर आदमी जिस बच्चे में जो क्वालिटी होगी, अगर उसके अंदर ताकत होगी तो आगे बढ़ पाएगा, नहीं ताकत होगी तो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता चुनती है। हमारे आपके बढ़ाने से कोई बढ़ता नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट है, इसलिए समाजवादी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मोदी जी के नाम पे वोट है, इसलिए वो बीजेपी के जब जीतती है तो प्राइम मिनिस्टर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसके नाम पे वोट होगा, जिसको जनता जिताएगी, वो जीतेगा। एक बात। दूसरी बात, मैं तो बस राकेश त्रिपाठी से इतना ही कहूंगा, आवेश में आके परिवार पे मत जाया करो। ये संस्कृति संस्कार ठीक नहीं है। किसी के परिवार पे जाना ये ठीक नहीं है। आपको मैं ये राय दे रहा हूं। इस तरह मैं भी तो आपके परिवार की बात कर सकता हूं, पर नहीं करूंगा ना। इतने संस्कार गिरे नहीं है कि हम आपके भी बच्चों की बात करने लग जाएं। क्यों करूंगा भाई? ये तो हमें राइट नहीं देता ना। हम बीजेपी के तो है नहीं। हमारे कम से कम इतने संस्कार बच्चे हैं कि किसकी कहां कौन क्या पर्सनल लाइफ में किसकी कहां क्या है, ये हम डिबेट में डिस्कस करने नहीं आती। ये तब हम करने लगते हैं जब हमारे पास विचार खत्म हो जाते हैं, जब हमारे पास कुछ बोलने को। अगर राजनीति में होते तो करते आप, हमला करते हैं। अगर राजनीति में परिवार होता तो करते आप छोड़ते थोड़े। मेरी बात सुनो, अगर मेरे परिवार में कोई राजनीति में होता तो करते। आपने नहीं करता, जिनके परिवार में राजनीति, आपने सबकी चर्चा की, आदत नहीं छोड़ा नहीं है। बच्चों की बात करूं, मेरी आदत नहीं है। मेरे बीवी बच्चों पे हमला करने की आदत मेरी नहीं है। मेरे बीवी बच्चे अगर होते परिवार राजनीति में, होते तो छोड़ो, अगर होते भी, कोई एमपी एमएलए होते, पार्टी के प्रवक्ता होते, नेता होते तो करते आप। अब आप हल्ला मचा रहे, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपकी शादी कहाँ हुई नहीं हुई है मैं जानना क्यों, मैं बोलता भी नहीं हूँ। अगर कोई व्यक्ति के पर्सनल हमला तब करने लगता है जब उसके अपने विचार खत्म हो जाते। एक बात। दूसरी बात,
मैं हमेशा से कहता हूं कि भारतीय जनता वाह, पार्टी ये की शुरुआत वही जिससे बात की हो। कहती है, अनुराग वही भदौरिया ने बात शुरुआत कहती ही है जो अरुण उसको विजय जी पर हमला अपनाती करके नहीं की, है। मुझ अब पर हमला भारतीय करके जनता की। पार्टी अब में फिर कह रहे पूरा व्यक्तिगत हमला पूरा नहीं करता हूं। परिवारवाद एक है, मिनट, चारों तरफ परिवारवाद है। अपनी पार्टी के अंदर परिवार है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके चाहे वो पूरा उठा लीजिए आप, हमें उस पर चर्चा में जाना नहीं चाहते। चाहे अलायंस दल को देख ले, इतना ही परिवारवाद से आपके नफरत है तो आप अपने अलायंस दल जितने भी है, मैंने नाम गिनाए, शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे राजभर हो, चाहे आप अपना दल हो, या निषाद पार्टी हो, या पासवान जी की पार्टी हो, या पीडीपी हो, या जेडीयू भी अब आ गई, तो आप क्यों उनके साथ सरकार में? आपको इतनी नफरत परिवारवादी से? भाई उनके यहाँ तो परिवारवादी तो है और तो कुछ अलग चीज तो है नहीं। तो इसलिए परिवारवाद कोई चीज नहीं होती। सुन लीजिए, आप भी जानते हैं ये जनता चुनती है। लोकतंत्र में परिवारवाद नाम की कोई चीज नहीं है। जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा, जनता जिसको वोट नहीं देगी वो नहीं जीतेगा। ये आप भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है, हम भी जानते लोकतंत्र हैं, में परिवारवाद नाम की कोई चीज नहीं। अखिलेश जी परिवारवाद को डिफेंड कर रहे हैं तो अखिलेश जी ने क्या अलोकतांत्रिक बात कर दी है। आनंद विजय जी देखिए, ये तो वही हो रहा है ना कि टू रॉन्ग्स डजंट मेक समथिंग राइट। तो ये तो यही कर रहे हैं कि वो भी कि उनकी भी पार्टी में परिवारवाद चल रहा है, इनकी भी पार्टी में परिवारवाद चल रहा है, और ये जनता को बता रहे हैं कि देखिए परिवार अच्छा होता है, परिवार को आगे बढ़ाना अच्छी चीज है, हर कोई परिवार के बारे में सोचता है। लेकिन लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं चलता ना। आप सिर्फ परिवार को आगे तो नहीं बढ़ा सकते। ये भी तो सच है कि समाजवादी पार्टी में 3.5 दशक से कोई भी अध्यक्ष नहीं बना है, सिर्फ यादव परिवार का बना है। मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही रहा है अध्यक्ष। गोनिका जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले एक बात कहना चाहता हूं। अभी अनुराग भदौरिया मतलब नैतिकता की मीनार पर खड़े होकर राकेश त्रिपाठी को ज्ञान दे रहे थे। उसके पहले अपने वक्तव्य का आरंभ भी उन्होंने मुझ पर व्यक्तिगत हमले से किया, राकेश त्रिपाठी जी पर व्यक्तिगत हमले से किया, और राकेश त्रिपाठी जी ने जरा सा छुआ दिया तो उनको नैतिकता, मर्यादा, परिवार, बीवी, बच्चे सब याद आ गए। अनुराग जी, जिनके घर खुद शीशे के बने होते हैं ना, दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकता करते। इसलिए कभी भी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी आपसे अधिक कोई नहीं करता। आप चुप रहो, मेरी बात सुन लो। आप पहले मेरी बात सुन लो भैया, मेरी बात सुनो। अभी तक अभी तक ये सिर्फ चर्चाओं में लोगों पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, और ये व्यक्तिगत टिप्पणियां करने के नाम पर जाने जाते हैं। और इन पर अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कर दे तो इनको मर्यादा, आचरण, संस्कार सब याद आ जाते हैं, कभी की ओर पलटकर नहीं देखते हैं। दूसरी बात, जब मैं आपके क्या विचार आप बीजेपी की तरफ से करते हैं? अनुराग जी, नहीं, आप विचार और विचार की बहुत कमी है। आप विचार सुन रहे हैं, इसलिए आप वैचारिक रूप से टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये आप समझ लीजिए, आपके पास अगर विचार होते तो आपकी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं आती। मैं 36 बार आपको समझा चुका हूं। खैर छोड़ दीजिए, उस पर हम न जाएं। आज की डिबेट अनुराग भदौरिया यही चाहते हैं कि आज परिवारवाद के मुद्दे पर जो डिबेट हो रही है वो डिबेट डिरेल हो जाए, और उन्होंने भरपूर प्रयास किया। बस तहसीन भाई बहुत देर से आए, लेकिन तहसीन भाई ने जितनी त्वरा से सारे परिवारों के नाम गिनाए। अगर उसी त्वरा से वो कहते कि राहुल गांधी क्यों कांग्रेस पार्टी के आला कमान है, तो मुझे अच्छा लगता कि वो समग्रता में इन टोटलिटी पूरी बात कर रहे हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर से लेके, राजनाथ जी से लेके, अमित शाह जी से लेके सबके नाम तहसीन भाई को याद आ गए, लेकिन राहुल जी का नाम उन्होंने नहीं लिया। ये थोड़ा सा मुझे तहसीन भाई जैसे व्यक्ति से मुझे अपेक्षित नहीं था। अगर वो कहते कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उसी परिवार की देन है और बढ़ाया गया और क्यों है राजनीति में, उसी जज्बे से पूछते तो मुझे अच्छा लगता कि तहसीन भाई बहुत जस्ट व्यक्ति हैं और बहुत अच्छाई से मैं उन पर बहुत यकीन करता हूं, बहुत भरोसा करता हूं, इसलिए अपेक्षा भी ज्यादा करता हूं। और रही बात जो लोग आज छात्रों की बात कर रहे हैं, 2012 में नकल विरोधी कानून और क्या हुआ, छोड़ दीजिए। छात्रों की बातें करना आप लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें जो अनिल यादव जी की नियुक्ति थी, उस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी से लेकर लोकायुक्त तक की क्या टिप्पणियां थी, ये सब पूरे देश को याद है। इसलिए आप छात्रों की बात को न करिए। छात्रों की बात, हमने वो दौर देखा है, हमारे दौर में ये सब घटित हो रहा था, तो इसलिए वो सब बातें करना आपके मुंह से शोभा नहीं देता। अनुराग जी, इसलिए आप अभी परिवारवाद को डिफेंड करिए। आपका मैंडेट परिवारवाद को डिफेंड करने का, और परिवारवाद से आगे जाएंगे तो आप अपने पेरेंट्स से आगे चले जाएंगे। याद दिला दें, छात्रों की कितनी चिंता है। एक छात्र का इन्होंने खबर नहीं की, एक छात्र पे जो पैलेट गन लगी, एक शब्द उनके मुंह में दही जम गया। छात्रों की बात कर रहे हैं, चोट पे बोलिए, जैसे मैं चोट पे समाजवादी की बात करता हूं। जवाब देंगे, क्यों नहीं राहुल गांधी का नाम लेते हैं, क्यों आला कमान राहुल गांधी है? बजते ही रहते हैं, दूसरे की बात ही नहीं सुनते। एक मिनट अनुराग जी, ठीक नहीं है तहसीन
जी सॉरी, आपका सब प्रश्न क्या था? क्यों राहुल गांधी पर सवाल नहीं उठते हैं? राहुल गांधी पर क्यों नहीं बोलते? तहसीन उठने पूनावाला चाहिए। क्यों नहीं कहते कि आला कमान राहुल गांधी क्यों है? उठने चाहिए 100%। मैं कह रहा हूं सभी परिवारवाद, मैंने शुरुआत, और अनंत जी आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा शुरुआत कांग्रेस से हुई, मैंने इस बात से शुरू किया। मैं कभी हिपोक्रिटिकल नहीं रहूंगा, और 100% उनको भी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए, वो भी आंसरेबिलिटी 100% होनी नहीं चाहिए। सुनाई दिया और इसलिए मैंने ये कहा। नहीं, हाँ, बट मैंने कहा था आनंद जी, मैं कभी आपके सामने ये नहीं कहूंगा। और शुरुआत कांग्रेस से हुई। आपके शो पे मैं इंडिया टीवी के दर्शकों के सामने कहूं कांग्रेस का नाम नहीं, शुरुआत ही कांग्रेस हुई। और ये मैं अब भी कहता हूं, नेपोटिज्म इस देश को पूरी तरह से खत्म कर जाएगा। और मैं एक बात अनंत जी के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे अनंत जी कभी कभी डांट लगाते, वो डांट मुझे तब लगाते जब मैं सरकार को, वर्तमान सरकार को, जाने जो केंद्र की सरकार है, उसको ठीक से नहीं घेरता हूं, नहीं घेरता हूं। कहते कि आपका काम है घेरना और सरकार से प्रश्न पूछो। हमेशा मुझे ये सलाह देते और हमेशा आपने ये सलाह दी है मुझे। ये बात सच है इनके बारे में, मैं इनका बहुत इज्जत करता हूं, और आज जो आपने बात की उसको भी मैं एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, अनुराग भदौरिया अब जवाब देंगे। अनुराग जी, भदौरिया, ये अनुराग भदौरिया कभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहेंगे? मोनिका, देखिए, मेरा सीधा सा मानना है, इस देश के अंदर में लोकतंत्र में, लोकतंत्र के ऊपर, लोकतंत्र में जो जनता का नेता होगा, जिसको जनता पसंद करेगी, जिसको, जो पार्टी को जिता सकता है, मेरी हैसियत नहीं है। और श्री अखिलेश यादव जी के नाम पे 37 लोकसभा सीटें आई हैं और उनके नाम पे वोट है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, जिसके अंदर ताकत होगी वोट लाने की, जैसे मैंने बोला बीजेपी में कोई दूसरे नेता के बारे में नहीं, सुने, बीजेपी में कोई, अरे मेरी बात सुनिए, बीजेपी में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्योंकि इनकी भी हिम्मत नहीं हुई दूसरे को बना के, क्योंकि इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो आदरणीय मोदी जी के नाम पे है। तो मोदी जी के नाम पे, इसलिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसमें बुराई काम में बस इतना पूछना चाहता हूं, जिसके नाम पे वोट होगा वही तो पार्टी का अध्यक्ष बनेगा ना। 10 सेकंड, जल्दी से। मैं अनुराग भाई की अधिकतर सब बातों से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी की वजह से मिली, वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन तब भी उनको बनाया गया। कोई सम्राट, हाफी डेबिट वाले सम्राट चौधरी जी ने नहीं जीता है बिहार में मोदी जी ने जीता है, तब भी उनको बनाया गया। बांसुरी स्वराज, वो बीजेपी के सीट पे कोई भी लड़ता वो जीत जाता, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वीक थी, वो नहीं बनता समीकरण, बस बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया। तो मैं ये जो कह रहा हूं कि ये जो परिवार वाले कुछ हद तक, ऑफ कोर्स वो उनके पास है, बट वो उनको इसलिए वोट मिलता है बिकॉज वो उस चीज को ले लेते, उस लेगेसी को लेते जो उनके पास बना हुआ है। अगर आप तेजस्वी यादव को देखिए, 10 सेकंड और लूंगा, उनका परफॉर्मेंस अच्छा था बिहार के अंदर, बट वो जो लालू जी ने 35% वोट बनाया उसको क्रॉस ही नहीं कर पाते, वो और एक ओबीसी समाज को जोड़ ही नहीं पा रहे उनके साथ, मुस्लिम और यादव वोट थी उनके साथ, तो वो उस लेगेसी को आगे नहीं ले, उन्होंने लेगेसी इनहेरिट किया, क्या वो बना पाए? इसमें अखिलेश जी के बारे में मैं एक चीज कहूंगा, वो पीडीए में एक लेख पाए हैं, उन्होंने एक ब्रॉड बेस अलायंस बनाया दलित भाई बहनों को साथ में। सवाल तो वही है ना कि जब आप मौका ही नहीं देंगे, आप किसी और को आगे बढ़ने के लिए चांस ही नहीं देंगे, तो कैसे कोई अपने आप को प्रूव करेगा? कैसे कोई ग्राउंड से आकर ये बताएगा कि देखिए मैं भी काबिल हूं, मैं भी तो चला सकता हूं पार्टी, मैं भी तो पार्टी में ऐसी पोजीशन पर आ सकता हूं, पार्टी को जोड़कर एक साथ ले चलता हूं। यही तो सवाल है। देश में नहीं, ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।